नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। केंद्रीय कैबिनेट की 8वें वेतन आयोग के मंजूरी के साथ ही साथ देश भर के जितने भी शिक्षक एवं कर्मचारी हैं, उनके मन में ये उत्सुकताएं हो गई हैं कि आखिर जो 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को माना जाएगा और भले ही वेतन आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है इसकी सिफारिश करने के लिए, ये डिले हो सकता है इसमें, लेकिन जो आपका परिकल्पित वेतनमान है वो 1 जनवरी 2026 से मान्य होगा और एरियर के रूप में आपको धनराशि का भुगतान भी किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में तमाम प्रकार के वीडियोस यूट्यूब चैनल्स में भी उपलब्ध हैं कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, आपके वेतन में कितना इजाफा हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम भी आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देने वाले हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो है न्यूनतम कितना हो सकता है और इसके आधार पे जो आपका मूल वेतन है, बेसिक सैलरी है, वो कितनी हो सकती है, कितना इजाफा आपकी सैलरी में हो सकता है। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है और आपकी सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। तो साथियों, आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ हम प्रदर्शित कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग में कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर तथा आपको कितना हो सकता है लाभ। तो सबसे पहले हम संभावित जो फिटमेंट फैक्टर है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। गणितीय भाषा में ये किस प्रकार से हम निकालते हैं इसको न्यूनतम। तो ये मात्र एक एग्जाम्पल है, इसको अंतिम ना समझा जाए, लेकिन जो हमारी समझ है उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो और हो सकता है इससे कम भी हो, लेकिन जो गणितीय भाषा में हमने इसको निकालने का प्रयास किया है उसको हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। कि माना कि किसी सरकारी कर्मचारी का 1 जनवरी 2016 को मूल वेतन 100 रुपये था। गणितीय भाषा में हम 100 रुपये लेके ही चलते हैं, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि 100 रुपये किसी का मूल वेतन था और 10 वर्षों की जब वो कंटिन्यूअस सेवा करते हैं, 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन होती है कि हर वर्ष 3% की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है कर्मचारी को। तो उस हिसाब से 3% वार्षिक वेतन वृद्धि की दर से 10 वर्ष पश्चात अर्थात 1 जनवरी 2026 को उनका जो मूल वेतन बनेगा वो क्या बनेगा, जो 3% का इंक्रीमेंट पर ईयर दिया जा रहा है उनको। तो ये फॉर्मूला है A=P1+R/100 तो यहाँ पर हमने P को 100 माना है क्योंकि ये P प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ हो गया है। 1+R 3% की जो रेट ऑफ दर है, इसकी इंक्रीमेंट है, वो 3% के हिसाब से मानना है अपॉन 100 और इसकी पावर हो गई है 10 क्योंकि 10 ईयर का समय है। तो ये निकल के आ जाता है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं 134 रुपीज़ ये निकल के आ जाता है कि 10 वर्ष बाद जो उनका इंक्रीमेंट लगा के मूल वेतन बन जाएगा वो 134 रुपये बन जाएगा। अब इसमें हो सकता है किसी को चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान मिला हो या फिर एसीपी का लाभ मिला हो, तो वो केस अलग है, लेकिन हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि केवल 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि की दर से 10 वर्षों में उनका, यानी कि 1 जनवरी 2026 को जब से 8वें वेतन आयोग को लागू करना प्रस्तावित है, तब इनका जो मूल वेतन है वो 134 रुपये बन गया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी हमने 10 वर्ष के पश्चात केवल वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर कर्मचारी का मूल वेतन 134 रुपया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि केवल वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर तो 134 है और वर्तमान समय में जो डीए की दर चल रही है 58% चल रही है। तो मूल वेतन 134 का जब हम 58% की दर से डीए की राशि निकालते हैं तो ये 78 रुपये आ जाती है। तो वर्तमान समय में जो संबंधित कर्मचारी है जिसका 1 जनवरी 2016 को मूल वेतन 100 रुपया था और वर्तमान समय में वार्षिक वेतन वृद्धि भी उसको मिली है और 10 वर्षों के पश्चात यानी कि 1 जनवरी 2026 को उनका जो वेतन बनेगा, मूल वेतन प्लस डीए बनेगा, तो 134 रुपये इनका मूल वेतन है और 78 रुपये इनका डीए है वर्तमान समय में 58% के हिसाब से, तो ये 212 रुपये आ जाता है 10 वर्षों के बाद, मतलब कि इनको 212 रुपये मिल रहा है।
तो इस हिसाब से सबसे न्यूनतम जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2.12 का होगा। इसमें हम 100 का डिवाइड कर देते हैं तो ये 2.12 निकल जाता है। यदि फिटमेंट फैक्टर इससे कम होगा तो आपके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हैं अगर 2.12 से 100 की मल्टीप्लाई करते हैं जो कर्मचारी का शुरू में बेसिक था तो वो 212 रुपये ही आएगा, लेकिन 2.12 से यदि हम कम करते हैं तो वो फिर 212 नहीं आ पाएगा, वो कम आ पाएगा, तो इससे कर्मचारी को लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए जो न्यूनतम जो हमने फिटमेंट फैक्टर यहाँ बताया है वो 2.12 बताया है। हो सकता है कई साथी अपनी अपनी कैलकुलेशन करके इसको 1.92 भी बता रहे हों, तो वो आप समझने वाली बात है कि आप उसको किस हिसाब से समझते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल बताया आपको 100 रुपीज़ के हिसाब से, वो फिटमेंट फैक्टर की न्यूनतम जो राशि निकल रही है फैक्टर 2.12 निकल रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि यदि फिटमेंट फैक्टर 2.12 या फिर वेतन आयोग उसमें थोड़ा अधिक रियायत करके बढ़ोतरी कर देता है तो उस स्थिति में आपके वेतन में कितना अंतर आता है। तो हम यहाँ पर अब आपको एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं विभिन्न लेवल्स के जो कर्मचारी हैं और उनका जो फिटमेंट फैक्टर यदि 2.12 होता है या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर केंद्र सरकार कर लेती है, वेतन आयोग उसको लागू कर देता है, तो उस हिसाब से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ हम चल लेते हैं, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.12 हो तो उस स्थिति में क्या होगा, जो हमने अभी न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर निकाला है। यदि कोई कर्मचारी वर्तमान समय में लेवल 1 के अंतर्गत मूल रूप में 18 मूल वेतन के रूप में 18,000 रुपये में लगता है, जो वर्तमान समय में लग गया मान लिया, तो सातवें वेतन आयोग के अनुसार उसका डीए 58% चल रहा है इस समय वर्तमान समय में, जो कि 18,000 रुपये का 58% 10,440 रुपये होता है। और उनका मूल वेतन और डीए का योग, तब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं 18,000 को प्लस 10,440 को, तो वो 28,440 रुपये इस समय प्राप्त कर रहा है यदि कोई नया कर्मचारी लगा है इसी समय। अब इसमें देख लेते हैं, यदि आठवें वेतन आयोग में न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 2.12 रखा जाए तो कर्मचारी का जो मूल वेतन होगा उस दशा में कितना हो जाएगा कि 18,000 जो इनका मूल वेतन है, लेवल 1 के कर्मचारी हैं, उनमें 2.12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 38,160 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर कई साथी सोचते हैं कि मेरा 18,000 मूल वेतन था, अब सीधे 38,160 हो गया है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि आठवें वेतन आयोग के प्रारंभ के समय डीए 0 से शुरू किया जाएगा। तो आपको ये 28,440 मानना है कि आपको मिल इतना रहा था और यहाँ पर अब आपको 38,160 मिलेगा। तो यहाँ पर चूंकि डीए अब 0 हो जाएगा तो ये इतना हो जाएगा, और अब आप देख सकते हैं कंपैरिजन करके कि आपको वैसे लाभ कितना हो जाएगा। तो ये भी हम बताने का प्रयास करते हैं आपको कि ये लाभ कितना होगा आपको, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस स्थिति में जब फिटमेंट फैक्टर 2.12 हो तो कर्मचारी के मूल वेतन में कुल बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी। देखिए, पहले इनको बेसिक प्लस डीए मिला के 28,440 मिलता था। यहाँ हम किसी अन्य भत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, न एचआरए की बात कर रहे हैं, न ये एलटीसी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ केवल बेसिक पे की बात कर रहे हैं और जो डीए है उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के विभिन्न भत्ते लगाए जाते हैं। अलग अलग राज्य अपने भौतिक संसाधनों के आधार पर ये तय करते हैं कि उनको कितना एचआरए देना है अपने संबंधित कर्मचारियों को, कितना अन्य प्रकार के अलाउंसेस देना है। तो वो डिपेंड करता है राज्यों के भौतिक संसाधनों पर, लेकिन केंद्र सरकार में जो फिक्स हो जाएगा, सेंटर के एम्प्लॉय हैं उनके लिए फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम भत्तों की कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल हम बेसिक पे की कंपैरिजन कर रहे हैं और उसमें जो लगने वाला डीए है, जब 7th पे कमीशन में जो चल रहा है और जब 8th पे कमीशन स्टार्ट होगा तो 0 हो जाएगा, उसकी तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर 38,160 इनको जो बना है 18,000 में 2.12 का फिटमेंट फैक्टर की मल्टीप्लाई करके, और पहले इनको बेसिक प्लस डीए मिल रहा था 28,440, तो इनका जो लाभ हो रहा है इस समय 9,720 रुपये का लाभ हो रहा है बेसिक में। और भत्तों को अगर छोड़ दिया जाए तो केवल ये लाभ बिना भत्तों के है, ये आप देख सकते हैं। परंतु डीए की दर 0 रहेगी, जो आने वाले समय में 0 से आगे बढ़ाई जाएगी। अब धीरे धीरे डीए की दर भी बढ़ाई जाती है, लेकिन जब कोई भी कमीशन स्टार्ट होता है तो उसमें जो डीए की दर है वो 0 कर दी जाती है। तो 8th पे कमीशन में भी यही होगा कि डीए की दर 0 से शुरू होगी। इसी प्रकार यदि फिटमेंट फैक्टर 2.12 से बढ़ाकर थोड़ा इसको रियायत दे दी अगर वेतन आयोग ने 2.20 भी कर दिया जाए, तो उस स्थिति में संबंधित कर्मचारी का वेतन 18,000 प्लस जो डीए की राशि है 10,400, ये तो 28,440 इसको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिल रही है।
अब इसको जो फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे 2.20 का 18,000 में, तो 39,600 रुपये हो जाएगा, जिससे कि इनकी जो बढ़ोतरी होगी केवल बेसिक में वो 11,160 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी, यदि फिटमेंट फैक्टर 2.20 लगाया जाता है। और यदि फिटमेंट फैक्टर 2.12 लगाया जाता है तो 9,720 का इनको लाभ हो जाएगा। और भत्तों को अलग से निर्धारित किया जाएगा, तो भत्तों को हम यहाँ पर शामिल नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी भत्तों को, कोई भी अलाउंस को हम यहाँ पर शामिल नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। कोई लेवल 7 के कर्मचारी हैं जिनका जो स्टार्टिंग है वो 44,900 से शुरू होता है, और 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनका डीए यदि 58% है, तो ये डीए की राशि निकल जाती है 44,900 की 26,042 रुपये। ये मान के चलिए कि ये कोई कर्मचारी वर्तमान समय में अभी नवीन नियुक्ति पाए हैं, और उसका यहाँ पर हम उदाहरण दे रहे हैं, तथा उनका मूल वेतन और डीए का योग 70,942 बन जाएगा इस 7th पे कमीशन के अनुसार। अब यदि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 2.12 को रखा जाए, तो कर्मचारी का मूल वेतन उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 44,900 ये इनका बेसिक है, इसमें 2.12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 95,188 रुपये इनका नया फिक्सेशन होगा, नया मूल वेतन बन जाएगा। और उस कंडीशन में हम देख लेते हैं, क्योंकि डीए का शून्य माना जाएगा यहाँ पर, तो उस कंडीशन में कर्मचारी को कितना लाभ हो रहा है, क्योंकि अब इनको नए फिटमेंट फैक्टर 2.12 के हिसाब से जो इनका बेसिक बन रहा है 95,188 बन रहा है, जबकि 7th पे कमीशन के अनुसार इनके जो सैलरी बन रही थी ग्रॉस, जो बेसिक प्लस डीए बन रहा था वो 70,942 बन रहा था। तो 95,188 में 70,942 को माइनस करेंगे तो इनको जो बेसिक में लाभ हो रहा है 24,246 रुपये का लाभ यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। तो परंतु डीए की दर शून्य रहेगी, जो आने वाले समय में शून्य से आगे बढ़ाई जाएगी। और यदि ये फिटमेंट फैक्टर 2.12 से थोड़ा सा बढ़ा दिया, रियायत दे दी, अगर वेतन आयोग ने 2.20 कर दिया है, तो उस स्थिति में संबंधित कर्मचारी का जो वेतन है 70,942 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो वो बढ़कर हो जाएगा 98,780 रुपया, क्योंकि जब 44,900 का 2.20 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 98,780 हो जाता है, जिससे उनके वेतन में यहाँ पर 98,780 में जब 70,942 को माइनस करेंगे तो 27,838 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने बताया है आपको कि लेवल 7 का ये एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यदि कोई कर्मचारी वर्तमान समय में लेवल 5 पे, अलग अलग लेवल के यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मूल वेतन उनका 29,200 रुपये है, और 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनका डीए 58% की दर से कितना हो जाएगा, 16,936 रुपये हो जाएगा। और जो इनका बेसिक प्लस डीए बन रहा है वर्तमान समय में वो 46,136 रुपया बन रहा है। और यदि फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है 2.12 के हिसाब से, तो इनका जो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नया बेसिक बन रहा है 61,904 रुपये बन रहा है, जिसमें डीए 0 हो गया है। तो इस कंडीशन में इनको जो लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है 61,904 2.12 से मल्टीप्लाई करके आया है जो इनका बेसिक था, और जो इनका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग बेसिक प्लस डीए वो 46,136 था। तो इनको जो लाभ हो रहा है 15,768 रुपये का हो रहा है, और यहाँ पर डीए शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.12 से थोड़ा बढ़ाकर 2.20 भी कर दिया जाए, तो उस स्थिति में संबंधित कर्मचारी का वेतन 46,136 तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होगा, और यदि 2.20 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके बेसिक में तो 64,240 रुपये आ जाएगा, जिससे इनके 18,104 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये डिपेंड कर रहा है फिटमेंट फैक्टर पे कि फिटमेंट फैक्टर यदि थोड़ा सा बढ़ रहा है तो उस हिसाब से इनकी जो लाभ है वो भी बढ़ रहा है। अब एक एग्जाम्पल हम ये भी दे देते हैं कि यदि कोई कर्मचारी लंबे समय से कार्यरत है, पहले से ही उनको 12 साल 15 साल 18 साल कार्य करते हुए हो गए हैं, तो उनका फिक्सेशन कैसे होगा, उनका बेसिक किस प्रकार से बन सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यदि कोई कर्मचारी शिक्षक लंबे समय से कार्यरत हों और वर्तमान समय में उनका मूल वेतन 78,800 रुपये हो, तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनको मिलने वाला मूल वेतन, ये लेवल 8 के कर्मचारी हैं, प्लस डीए जो 58% डीए चल रहा है, तो 78,800 का 58% निकल जाता है 45,704 रुपया, और 78,800 ये इनका बेसिक था।
तो इनको जोड़ के बेसिक प्लस डीए बन जाता है 1,24,504 रुपया। अब यदि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर को लगाया जाए 2.12 को, तो उस कंडीशन में जो इनका नया बेसिक बनेगा वो बन जाएगा, जो इनका वर्तमान में बेसिक चल रहा है 78,800, इसमें हमने 2.12 की मल्टीप्लाई की तो ये 1,67,056 रुपया बन जाता है। और इस स्थिति में जो कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी होगी, कोई भत्ते शामिल अभी हम नहीं कर रहे हैं, जैसा हम पूर्व में भी बता चुके हैं। तो 1,67,056 रुपया में 1,24,504 माइनस कर देंगे तो ये 42,552 रुपये का इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर डी जीरो जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर इनका केवल बेसिक बनेगा 1,67,056 रुपया। तो इस प्रकार आप भी अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। विभिन्न फिटमेंट फैक्टर अलग अलग वीडियोस में बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके ये फिटमेंट फैक्टर निकाला है। तो ये न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, तो आप इसको देख लीजिए और जो भी आपका वेतन लेवल है, जो भी आपका बेसिक पे है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर दीजिए कि आपको कितना लाभ हो सकता है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा, तथा साथ ही साथ शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नई वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।